शादी कर रहा हूँ तुमसे, पर कुछ सालों के बाद मेरा अफेयर भी हो सकता है। तो डिवोर्स कर दूंगा तुम्हें। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी? नहीं दोगी तो मैं छीन लूँगा। मैं छीनने दूंगी ऐसा लगता है? कंगाल कर दूंगी तुम्हें। और मैं देखता रहूँगा, जान ले लूँगा तुम्हारी। जैसे कि मैं वार ही नहीं कर सकती। दोनों का इंतजाम कर दूंगी, तुम्हारा और जो बीच में आएगी उसका भी। बीच में हूँ तो ये ना समझना मैं हमेशा यहीं रहूंगी। इंतजाम तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारी जगह मैं लेकर ही रहूंगी। शादी के वक्त की खुशी और मिठास में ये डिस्क्लेमर नहीं होता कि आगे चलकर कभी रिश्तों में कड़वाहट या खटास आ सकती है। मोहब्बत का शहद नफरत का जहर बन सकता है, लेकिन अगर खटास आ जाए, कड़वाहट हद से पार हो जाए, तो सतर्क होना जरूरी है कि अब इस रिश्ते को दफन किया जाए, समझदारी से निकला जाए, इससे पहले कि ये कोई खतरनाक मोड़ ले ले। पर अफसोस, अक्सर खंडित रिश्तों में समझदारी की जगह हिंसा ले लेती है। ऐसा क्या हो जाता है उस पुरुष को, उस स्त्री को, कि वो सामने वाले पर चाकू, छुरियां और बंदूक की गोलियां बरसाने पर उतर आता है। उस इंसान की जान लेना चाहता है जिसे वो कभी मेरी जान कहता था। आज से रोज इतना ही लेट हुआ करेगा। कोचिंग क्लासेस में 3 नए बैच शुरू किए। अब तुम्हें और समय मिलेगा मेरे बिना। मैं जानती हूं अभिषेक तुम्हें छोड़ना चाहता है, लेकिन तुम ऐसा होने नहीं दोगी, किसी भी सूरत में नहीं। वो रात हमले की रात थी, एक जानलेवा घातक हमला, एक कत्ल होने जा रहा था। एक जान जाने वाली थी और एक जान बचने वाली थी।
हेलो। काजल, काजल, अरे देखो दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन आ सकता है? होगा यार, वॉचमैन है, देखो। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है। खोलो। मैंने कहा ना, कोई भी नहीं दिख रहा है। किसको इतनी रात के मजाक सूझ रहा है? मैंने बोला था कोई भी नहीं है वहां। एक रिश्ते के खात्मे ने एक जिंदगी का खात्मा कर दिया था। वो कौन सी जान थी जिसे जानबूझकर छीन लिया गया था? इस टूटे रिश्ते ने असल में क्या बर्बाद किया था? और क्या बर्बादी ही एकमात्र रास्ता था? इस जुर्म की तहकीकात इस रिश्ते की तहकीकात भी थी, जिसकी जड़ें खोखली पड़ गई थी, या फिर शायद कभी मजबूत थी ही नहीं। हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, बस राउंड पर थे तो दरवाज़ा खुला देखा। अजीब लगा तो भीतर जाकर देखा। हमने तुरंत 100 पर फ़ोन लगाया तो वहाँ से जवाब मिला कि काजल मेम साहब पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी। जब तुम राउंड पर जाते हो तो गेट पे कौन रहता है? कोई नहीं, पूरी कॉलोनी में हम अकेले ही गार्ड हैं। पूरी कॉलोनी का एक राउंड लगाने में
तुम्हें कितना वक्त लगता है? यही कोई 15 से 20 मिनट। नहीं सर, कोई चिल्ला नहीं, कोई चीख नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी लगे हुए हैं कॉलोनी में? नहीं सर, पिछले 2 साल से सिर्फ बातें हो रही है, अब तक कमेटी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, सामने वाले बिल्डिंग में सीसीटीवी है। कौन सी बिल्डिंग में? मतलब जिस वक्त तुम राउंड पे थे ठीक उसी वक्त कॉलोनी में कोई घुसा, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर कांड करके निकल गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। बचने के चांसेस हैं? सर, घर लूटा गया। यहाँ सामने बिल्डिंग में, उसके बाजू में एक ज्वेलरी शॉप है, दोनों जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनकी फुटेज कल सुबह तक पहुंच जाएगी। पता नहीं है कपल कल की सुबह देख भी पाएगा या नहीं। दोनों ऑपरेशन टेबल में धंसते जा रहे हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। इनके रिश्तेदारों की कोई जानकारी? सर, अभिषेक राठौड़ का एक भाई है वाशी में, माँ बाप अलग रहते हैं वाशी में ही। सोसाइटी के चेयरमैन ने उन लोगों को खबर कर दी है, हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच भी गए हो। कदम, जिस वक्त वॉचमैन राउंड लगाने जाता है ठीक उसी वक्त कोई कॉलोनी में दाखिल होता है और घर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं जाता, खोला जाता है अंदर से। अक्सर अंदर और बाहर एक ही इंसान होता है ना, अंदर वाला सोचता कुछ है और बाहर वाला करता कुछ और ही है। या सर, अंदर वाला करता कुछ है और बाहर वाला दिखाता कुछ और ही है। एक बार ये सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, उसके बाद ये अंदर वाले और बाहर वाले सबसे मिलते हैं। अभिषेक राठौड़ के माता पिता कौशल्या और ब्रिजलाल, अभिषेक का छोटा भाई सूरज, सूरज की पत्नी मुस्कान, साथ ही काजल की मां कविता सक्सेना और छोटी बहन आरती, सभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। ये सभी जाने अनजाने में गवाह थे और भागीदार भी एक रिश्ते के कत्ल के। अभिषेक इस हमले को सह नहीं पाया और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अभिषेक की पत्नी काजल क्रिटिकल थी पर बचने वाली थी और बताने वाली थी इस भयंकर हमले की कहानी। सर, अभिषेक राठौड़ तो बच नहीं पाया, काजल आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन आउट ऑफ एक्शन भी रहेगी। चोटें इतनी सीरियस हैं कि आईसीयू के कम से कम 2 दिन कहीं नहीं गए। रिश्तेदारों से बात करके देखें, शायद कुछ पता चल जाए। रिश्तेदार न्यूज़ चैनल की तरह होते हैं कदम, खबरें कम, मशवरा ज़्यादा देते हैं। अगर हमें कोई फैक्ट देगा तो वो है बेजान खामोश सीसीटीवी कैमरा। कल सुबह दुकान खुलने से पहले वहाँ पहुँच जाओ। राइट सर। हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन सब पर मजबूत वार किया है, शायद छुरे से। इनकी पत्नी काजल राठौर, उस पर भी ऐसे ही वार हुए। चमत्कार समझिए कि वो बच गई। जिस वक्त वॉचमैन राउंड पर गया ठीक उसी वक्त कोई कॉलोनी में घुसा। घुसने के बाद उसने इनके घर की डोरबेल बजाई और दरवाज़ा खुलते ही पति और पत्नी दोनों पर जानलेवा हमला किया। घर लूटा और चुपचाप निकल गया। इस पूरे हमले के दौरान किसी ने भी आस पड़ोस में चीखना चिल्लाना तो दूर, चों की आवाज़ तक नहीं सुनी। और बेहोश होने से पहले इनकी पत्नी फ़ोन करके पुलिस को बुलाती। डॉक्टर, जिस वक्त हम इनके घर पहुंचे ये जिंदा थे, काश हम इन्हें बचा पाते। दोनों के चेहरे ढके हुए, मतलब दोनों को इस बात का पता था कि सीसीटीवी कैमरास लगे हो। 1:05 पर वॉचमैन अपनी पोस्ट छोड़ता है और 1:10 पर ये अंदर दाखिल होते हैं। ठीक 5 मिनट बाद और 1:27 पर दोनों गेट के बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं। मतलब सिर्फ 17 मिनट में दोनों कांड करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सर, सोसाइटी के पास जो ज्वेलरी शॉप है उसकी फुटेज भी है हमारे पास। 2 सीसीटीवी है वहाँ पर, ये पहली है। लगा। रात 12:35 पर ये कॉलोनी के गेट के बाहर पहुंच गए। मतलब अंदर दाखिल होने से पहले इन्होंने आधा घंटा इंतजार किया।
लगता है इन्हें सिग्नल मिल गया था अंदर आने का, क्लियर कट सिग्नल। इसके बाद ये दोनों कॉलोनी के अंदर घुसे होंगे। इस एंगल से इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। दूसरी सीढ़ी लगाओ। चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे। प्रिंट आउट ले लो। सर अपना ग्राफिक आर्टिस्ट इन चेहरों को थोड़ा बहुत क्लियर तो कर ही देगा। इस सीसीटीवी फुटेज ने हमें एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। हमला किया नहीं गया, करवाया गया अंदर से। अभिषेक कैसे है वो? आरती, अभिषेक मनोज यादव, जिस वक्त तुम राउंड लगाने गए उसके 5 मिनट बाद कातिलों को फोन आया। वो कॉलोनी में दाखिल हुए, कांड किया, निकल गए और तुम वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए। सॉलिड टीम वर्क नजर आता है। और कौन कौन है तुम्हारी टीम में? साहब हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो वहाँ 1 साल से काम कर रहे हैं। तुम 1 साल से वहां पर फील्डिंग कर रहे हो और मैच कल खेला गया 2020 और तुम्हारे प्लेयर्स 17 ओवर में चौके छिक्के मारकर कांड करके निकल गए। टीम मैनेजर कौन है? स्पॉन्सर्स कौन है इस मैच के? टीम का मालिक कौन है? बोल। साहब हमें कुछ नहीं पता। सच कह रहे साहब। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। सच बोल रहे साहब। अभिषेक भैया के घर में कितना कैश रहता था, कितनी ज्वेलरी, ये तो सिर्फ काजल भाभी बता सकती है। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। शोरूम है आप लोगों के 2 व्हीलर के? जी सर, अभिषेक भैया के 2 शोरूम हैं, एक यहीं वाशी में और दूसरा पनवेल में। और आपके? मेरी 2 स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, दोनों यहीं पे। बिजनेस अलग अलग है, रहते भी अलग हो। माँ बाप कहाँ हैं आपके? यहीं है सर। सर हम सब लोग अलग अलग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी पसंद नापसंद। 4 साल हुए अभिषेक भैया और काजल भाभी की शादी को। और आपके? 1 साल। कोई बच्चे नहीं है आपके अभिषेक भैया के? नहीं। देखिए काजल राठौड़ के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, आप उससे कल बात कर सकते हैं। आज क्यों नहीं डॉक्टर? हमारा उनसे बात करना बेहद जरूरी है। समझता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन उसको आज ही उसके पति के बारे में बताया गया है। काफी शौक में है वो। साहब मेरे पास एक ही फोन है, सबसे सस्ता वाला साहब। उसमें भी सिर्फ घर वालों के फोन आते हैं साहब। उठा लें तेरे घर वालों को यहाँ? घर वालों की कसम साहब मुझे कुछ नहीं पता, उन लोगों के नाम नहीं पता मुझे साहब। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था साहब। मैं सच में कुछ नहीं जानता साहब। ग्राफिक आर्टिस्ट का क्या कहना है? काम में लगा हुआ है सर, देखते हैं कितना क्लीन अप कर पाता है। और वॉचमैन? एक ही बात पे अड़ा हुआ है सर कि वो इनोसेंट है। वैसे उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी एकदम क्लीन है। 13 अप्रैल की रात को उसके फ़ोन से कोई भी कॉल नहीं किया था। लेकिन हत्यारों को किसी ने तो फ़ोन किया था। फ़ोन करके उन्हें यह बताया कि शिकार का वक्त आ गया। कहीं और से आया होगा सर। हो सकता है, लेकिन जिस भी शख्स ने उनको फ़ोन किया थी कि कब क्या होने वाला है। कदम, एक बात तो साफ है, ये सिर्फ चोरी का केस बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं?
हत्यारे बुलवाए थे? किसने बुलवाए? कौन है हत्यारे? वो हम तहकीकात कर रहे हैं कविता जी। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? काजल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि आपके घर में दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर आने के कोई निशान नहीं मिले। वो दोनों कॉलिंग बेल बजाकर अंदर आए थे। काजल, अरे देखो दरवाजे पे कोई है। रात के लगभग 1:15 बजे आपके घर की बेल बजी और आपके पति अभिषेक ने आपसे कहा दरवाजा खोलने के लिए। मैंने दरवाजे के आईपीस से देखा था, बाहर कोई नहीं था। मैं डर गई थी। इतने में मेरे हस्बैंड आए। मैंने उनसे कहा भी कि बाहर कोई नहीं है। फिर दोबारा बेल बजी। इस बार मेरे हस्बैंड ने आईपीस से देखा नहीं और सीधा दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक 2 लोग आ गए। उनके चेहरे ढके हुए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया सर, हम कुछ नहीं कर पाए। किसी तरह से रेंगते हुए मैंने आप लोगों को फोन किया। बस उसके आगे और कुछ याद नहीं। काजल जी, अपनी जानकारी के लिए मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके घर की बेल बजी तब आपके पति अभिषेक ने आपसे कहा दरवाजा खोलने के लिए। रात के तकरीबन 1:15 बजे। क्या आपने पहले कभी इन्हें कहीं देखा? आपने? काजल जी, आपको या आपके पति अभिषेक को कभी किसी से कोई धमकी मिली थी? अजीब है ना, तकरीबन 1:15 बजे घर की डोरबेल बजती है। पति अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है कि जाकर दरवाजा खोलो। पत्नी आईपीएस से देखती है और उसे कोई नहीं दिखता। वो डर जाती है और दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद पति खुद दरवाजा खोलता है और 2 हमलावर उन पर कातिलाना हमला कर देते हैं और उसके बाद घर को लूटते हैं, जो कि उनका मकसद था ही नहीं। ये लूट एक कवर अप है कदम। हमलावरों का असली मकसद कुछ और ही था, और वो मकसद क्या था ये हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। सीसीटीवी फुटेज से मिली 2 हत्यारों की धुंधली तस्वीरों को साफ कर उन्हें सामने लाने के लिए पुलिस का ग्राफिक आर्टिस्ट पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन रंग लाई एक खबरी की मेहनत। मालिक, वो सुपारी मार्केट से आपके दोनों सीसीटीवी वालों पर कुछ खास खबर तो मिली नहीं है, लेकिन कुछ और हाथ लगा है। क्या हाथ लगाते रहे उस्मान? आप ही के डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल था, अभी रिटायरमेंट ले लिया उसने, अब प्राइवेट जासूसी का काम करता है। तो साहब, उससे बात कर रहा था मैं एक्चुअली। क्या बोला है रिटायर्ड कांस्टेबल? 4 साल पहले उसके पास एक काम आया था। किसकी जासूसी की उसने? यही जो बच गई, काजल राठौर। हाँ, पढ़ी खबर मैंने, देखा था टीवी पर। सब कोई टिप मिल सकती है? देख उस्मान, उस हमले के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो औरत वो जो बच गई है, काजल राठौर। हाँ, ब्रिजलाल राठौर की बहू है वो। साहब, ब्रिजलाल राठौर कौन है? इसी ने मुझे फोटो दी थी काजल राठौर की 4 साल पहले। एक ससुर अपनी बहू की जासूसी करवा रहा था? नहीं सर, एक होने वाला ससुर अपनी होने वाली बहू की असली कुंडली निकलवा रहा था सर। पिछले साल एक शादी में मेरे बेटे को मिली थी ये लड़की, और शादी करना चाहता उससे। तो आपको बैकग्राउंड चेक चाहिए? नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब ब्रिजलाल राठौर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिषेक राठौर काजल से शादी करे? सर, उतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें लड़की यानी काजल के अतीत से आपत्ति थी सर। कैसी आपत्ति? सर, वही रेगुलर खानदान, चाल चलन। लड़की बीए पास है सर, बीपीओ में सर्विस करती है। माँ कविता रंगीन है। सुना था। एक एक रंग बताओ जरा इनका। बहुत से रंग है सर, काफी लोगों के साथ घूमना फिरना और काफी कुछ। और लड़की के पिताजी? रामलाल सक्सेना नाम है इनका। 8 साल पहले कविता को तलाक दे चुके और अपना घर भी अलग बसा चुके। रामलाल सक्सेना ने 1 टाइम सेटलमेंट किया था कविता के साथ। अब ना तो उनका कविता से कोई लेना देना है और ना ही अपनी दोनों बेटियों से। काजल की बहन क्या करती है? आरती 21 साल की है, कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर। तुम्हें क्या लगता है इस फैमिली के बारे में? ब्रिजलाल जी,
मेरा काम था बिना मिर्च मसाले के सही इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखना, जो मैंने रख दिया। अब आप इसकी फीकी खिचड़ी बनाए या मसालेदार बिरयानी, जैसा आप चाहें। मतलब साफ है कि बृजलाल राठौर को काजल अपनी बहू के तौर पे नहीं चाहिए। सर, दोनों साइड में कोई तालमेल ही नहीं था। और राठौड़ की 4 दुकानें पनवेल में, अहमदाबाद में शोरूम और ऑफिस किराए पर, और वही काजल और उसके बिन बाप की फैमिली, मतलब एकदम कट टू कट जिंदगी। सर मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन साफ लग रहा था कि बृजलाल को काजल की फैमिली पसंद ही नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों की शादी हुई। इसका मतलब है कि अभिषेक राठौर और काजल दोनों की लव स्टोरी बहुत तगड़ी रही होगी। कातिलों ने जब घंटी बजाई तो अभिषेक राठौर ने खुद दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अपनी पत्नी काजल को बोला कि दरवाजा खोलो। क्या उसे मालूम था कि बाहर कातिल खड़े? सर अगर निशाना काजल थी तो वो तो बच गई, हमारा अभिषेक गया। शायद दोनों निशाना थे। शायद कातिलों का काम अधूरा रह गया। जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया था, जिस काम के लिए उन्हें वो फ़ोन कॉल आया था, ग्रीन सिग्नल वाला। सर मैंने अभिषेक राठौड़ के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाए, शायद इस ग्रीन सिग्नल का रेड सिग्नल मिल जाए। कदम, काजल से आपत्ति तो बृजलाल को थी, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलो, और अभिषेक के भाई सूरज के फ़ोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। हो सकता है इन्हीं में से किसी एक ने कातिलों को फाइनल ऑर्डर दिया। इस वक्त पुलिस के सामने इस हमले के 3 संदिग्ध थे। पीड़ित अभिषेक राठौड़ के पिता बृजलाल राठौड़, पीड़ित का छोटा भाई सूरज राठौड़ और खुद पीड़ित अभिषेक राठौड़। पर जब इन 3 संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स आए तब शक का दायरा और फैल गया। नए सस्पेक्ट्स की लिस्ट में टॉप पर थी आंचल सोनी। कौन है आंचल सोनी? अभिषेक राठौड़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी आंचल सोनी। एक ही दिन में 2-2 घंटे बातें होती थी। बुलाओ जरा इन्हें, थोड़ी बातें हम भी कर लेते हैं। तुम जानती थी ये आंचल सोनी के बारे में? अरे हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अरे अभी अभी घर पहुंचा हूँ। हाँ, वो घर पे है। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कब आऊँ? कल? ठीक है, कल मिलता हूँ। ओके ठीक है, चलो अभी रखता हूँ, बाय। वो एक क्लाइंट से मीटिंग है, उसी से बात कर रहा था। आप अभिषेक राठौर की किराएदार हैं? जी, मेरे पति प्रोफेसर जगन सोनी और मैं पिछले 1 साल से उनके घर में रह रहे हैं। आपकी अभिषेक राठौर से बात होती थी? हाँ, जब वो किराया लेने आते थे तब बात होती थी। किराया तो नॉर्मली महीने में 1 बार दिया जाता है, लेकिन आपकी तो 300 दिन बात होती थी, बल्कि एक दिन में कई बार। वो फ्रेंडशिप? हाँ, क्यों? एक आदमी और एक औरत, एक आदमी और एक औरत दोस्त नहीं हो सकते? ये कहना चाहती है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उन 2 दोस्तों में से जब एक का कत्ल होता है तो दोस्तियां टटोली जाती हैं। दुश्मनी की जड़ ढूंढने के लिए उसके सर्कल में जितने भी लोग होते हैं, मेल या फीमेल, सबसे पूछताछ की जाती है। वैसे आपके पति प्रोफेसर जगन सोनी, वो भी अभिषेक राठौर के सर्कल में थे ना? सर प्लीज उनसे कुछ मत बताइएगा प्लीज। दोस्ती के बारे में भी नहीं? दोस्ती में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ दोस्ती नहीं थी, प्यार करते थे हम दोनों। अभिषेक और मैं, हम दोनों के लाइफ पार्टनर्स, हम दोनों के लिए सही नहीं थे। लेकिन आप दोनों जो कर रहे थे वो काफी सही था। हम अधूरे थे, एक दूसरे को पूरा करते थे, एक साथ समय बिताते थे, और किसी का कोई हक नहीं बनता हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करने का। बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन शादी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, हक और फर्ज का कॉन्ट्रैक्ट, आपसी सहमति से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आपने और अभिषेक राठौर दोनों ने तोड़ा। शायद आपके पति जगन सोनी को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अभिषेक राठौर की पत्नी काजल राठौर को आपके इस लव की खुशबू आ गई थी। मुझे पक्का तो नहीं पता था, पर शक था कि उनका किसी के साथ
किसी के साथ कुछ चल रहा है। काजल जी, एक मुश्किल सवाल है इस वक्त, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको आपके पति से जान का खतरा था? ये कैसा सवाल है? हमला दोनों पर हुआ था, दामाद जी मारे गए और ये बाल बाल बचे हैं बेचारी। देखिए, हमला एक मकसद से किया गया और वो मकसद क्या है ये पता चलना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कितनी सच्ची और पूरी जानकारी दे रहे हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिसेज आंचल सोनी, जब एक शादीशुदा मर्द और एक शादीशुदा औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो उनके बीच में दो कांटे होते हैं। पहली बात तो ये कि आप हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को अफेयर करना बंद कीजिए। और हमने किसी को कभी कोई कांटा नहीं समझा है। हमारा रिश्ता हमें एक सहारा देता था, कंधा था सिर्फ, बस, और कुछ भी नहीं। हर रिश्ता हर मुलाकात के बाद सिर्फ कंधे और सहारे तक नहीं रहता, उससे कहीं आगे निकल जाता है। और रिश्तों को वक्त और अटेंशन की बड़ी भूख होती है, और काजल राठौर आप दोनों की इस भूख को बढ़ा रही थी। मैं मान रही हूँ कि हम दोनों के मिलने में मजबूरियां थी, दिक्कतें आती थी, लेकिन हमने उन दोनों के बारे में, काजल और जगन के बारे में ना तो कभी कुछ बुरा बोला और ना ही कभी बुरा सोचा है, कभी भी नहीं। अभिषेक क्या चाहता था वो तो मैं नहीं जानती, पर उसके पिता और उसका भाई काजल के सख्त खिलाफ थे। आपको लगता है उन्होंने मरवाने की कोशिश की? वो लोग काजल और अभिषेक का रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। मिसेज आंचल सोनी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो मेरी राय है आपके लिए बेहतर यही होगा कि सब कुछ सच सच बता दें। वैसे अगर आप नहीं भी बताएंगी तो हमारा तो काम ही है कुरेद कर सच को बाहर निकालना। लेकिन याद रखना, अगर हमने कुरेदना शुरू किया तो आपको बहुत दर्द होगा। अब और क्या दर्द होगा सर? जो होना था वो तो हो चुका है। पर मैं एक बात दावे से कह सकती हूँ, अभिषेक ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की जान लेने के बारे में कभी सोच भी सकता, कभी भी नहीं। सर, मैं पहले एक घाव से निपट रही हूं, दूसरा घाव मैं झेल नहीं पाऊंगी। आप लोग प्लीज मेरे हस्बैंड से कुछ मत बोलिएगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। रिक्वेस्ट। अभिषेक साहिब, वो बहुत ही कठोर था मेम साहब पे। कभी कभी मेरे को देख के तरस आता था काजल मेम साहब को। एक तरफ पति नाखुश, दूसरी तरफ उसका ससुराल वाला नाखुश। अच्छा ज्योति, ये देख, बहुत साफ तो नहीं है, पर ये लोग तेरे साहब को साफ किया है। किस्मत अच्छी तेरी मेम साहब की, बच गई। जाको राखे साई मार सके ना कोई। मैं बोलती है ना, उल्टा ही पड़ गया इनका प्लान। मारना चाहोगा मेम साहब को, अब खुद ही फंस गया। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? प्लान तुम्हारी मेम साहब को मारने का था। साहब घर घर का कूड़ा कचरा रोज साफ करती है, मुंह बंद रहता है, आँख कान खुले रहते, बस अंदर से लगा ऐसा हुआ रहेगा ना तो ऐसा ही रहेगा। ज्योति, तुम ऊपर से फटका मार रही हो। मुझे बारीक से बारीक कचरा चाहिए। कचरा तो मेम साहब का होता था साहब, कचरा भी और कचुम्बर भी। क्या गलत किया मैंने? गलती मेरी है और मेरी गलती तुम हो, और तुम सुधरने वाली गलती नहीं। हाँ, तुम और तुम्हारे बाबूजी तो ऐसे ही कहोगे ना। बाबूजी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरे बाबूजी तुमसे करते हैं। तुमसे ना छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और वो मैं पाकर रहूंगा। एक तरफ मेम साहब को लगता था कि साहब का कहीं चक्कर चल रहा है, और दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले भी शादी तोड़ना चाहते थे। मतलब एक तरफ आग और दूसरी तरफ दरिया। ऐसा ही था मेम साहब के लिए, बेचारी। ब्रिजलाल और सूरज को उठवाएं? सर, दोनों के फोन रिकॉर्ड्स एकदम साफ है। लेकिन उस रात एक बहुत मैला फोन कॉल हुआ था। एक काम करो, उस रात उस वक्त उस लोकेशन पे जितने भी फोन कॉल्स हुए थे सबकी लिस्ट मंगवाओ। सर, हजारों फोन कॉल्स होंगे। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना। और वैसे ये कॉल काफी देर रात किया गया था, इसलिए इतने भी ज्यादा नहीं होंगे कि ढूंढ ना पाए।
एक बार हमने ये नंबर ट्रेस कर लिया जिससे उन हथियारों को फ़ोन किया गया था, तो ये केस हम क्रैक कर लेंगे पक्का। हेलो। पुलिस के सामने एक साजिश भरा केस था जिसमें एक बात साफ थी कि प्लान्ड हमला हत्या के इरादे से किया गया था। मारा तो अभिषेक गया था, पर शायद निशाना वो नहीं था। दिनेश जी सर। एक ये और एक ये कि दोनों नंबर्स 1:04 पर क्राइम सीन पर एक्टिव हुए। सर 1:05 पे वॉचमैन यादव अपनी पोस्ट छोड़ के राउंड के लिए पीछे गया था। सर ये दो नंबर्स की लोकेशन कुंती कॉम्प्लेक्स यानी क्राइम सीन के आसपास दिखा रहा है और ये दोनों नंबर फर्जी। मतलब साफ है कि ये दोनों फर्जी नंबर हत्यारे और उनके मालिक की पहचान छुपाने के लिए बनाए गए थे। एक नंबर हत्यारे ऑपरेट कर रहे थे और दूसरा अभिषेक राठौर के घर के अंदर से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन सर घर में तो सिर्फ अभिषेक और काजल थे। काजल राठौर बच गई है, लेकिन शायद बचना अभिषेक राठौर को था। अब इस रात से पर्दा ये दोनों हत्यारे हटाएंगे। सर ग्राफिक आर्टिस्ट कह रहा था कि कल सुबह तक हमारे सामने स्केच आ जाएंगे। कदम स्केच के साथ या स्केच के बिना, मुझे ये दोनों हत्यारे लॉकअप में चाहिए। बाबूजी आप सही थे, पहले से ही सही थे आप। काश तेरे भैया अभिषेक ने भी बात सुन ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। गलती हुई है बेटा, कोई गुनाह नहीं, और गलतियों को सुधारा जा सकता है। कुछ सूझ नहीं रहा है बाबूजी, कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे दूर हो जाऊंगा, घुट घुट के मर जाऊंगा एक दिन। क्या हुआ जी? शल्या, हमारा बेटा नर्क में है। मिलने भी नहीं आता, हमेशा परेशान रहता है। कितना बदल गया है अभिषेक, कितना खुश रहता था, खुशियां बांटता था सबको। मुझसे अब देखा नहीं जाता जी। कुछ करना होगा कौशल्या, अभिषेक के लिए कुछ करना होगा। अभिषेक को इस तरह तो सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। सर ग्राफिक आर्टिस्ट अपना बेस्ट यही दे पाया। अब हमें अपना बेस्ट करना है। लेकिन सर तस्वीरें अभी भी काफी धुंधली हैं। तस्वीरें कितनी भी धुंधली क्यों ना हो, मुजरिम ज्यादा देर छुप नहीं पाएंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? ये उस्मान भाई का नंबर है। बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहा है? आपका नंबर दिया है किसी ने मेरे को। वो कुछ दिन पहले आप दो लड़कों की फोटो दिखाकर पूछताछ कर रहे थे ना। तू जानता है उनको? देखो भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अबे मेरे धंधे में नाम और चेहरे कभी नहीं आते, खाली तेरी खबर पक्की होनी चाहिए। और वैसे भी तूने अपना नाम बताया कहाँ है अब तक? अपन ना उन दोनों का नाम जानता है और ना ही पहचानता है। देखा है तूने कहीं, है ना? अपने इधर वो सोम चौल है ना, उधर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उधर इस दोनों काम करते हैं। लेकिन काफी दिनों से दोनों दिखेले नहीं है। नाम बता दे दुकान का। नाम बोले तो मूथालाल इलेक्ट्रिक। मैं बसंत सिसोदिया। सर मेरा नाम मोहन यादव है। हम दोनों मूथालाल इलेक्ट्रिकल्स में पार्टनर हैं सर। ये दोनों आपकी दुकान में काम करते हैं? सर ये तो अपने संजय और अनिकेत हैं। हाँ सर, ये दोनों तो हमारी दुकान में इलेक्ट्रिशियन हैं। कहाँ है ये दोनों? क्या बताएं सर, इनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हैं, पता नहीं कहाँ मर गए हैं दोनों। इनके फ़ोन कब से स्विच ऑफ है?
14 अप्रैल से सर। हाँ, 14 अप्रैल से गायब हैं ये दोनों। इन दोनों के नंबर दीजिए। जी। सर, दोनों स्विच ऑफ जा रहे हैं। बोलिए ना साहब, क्या किया इन दोनों ने? ये दोनों मोहरे बन गए एक भयंकर साजिश के। अब ये दोनों हाथ लगेंगे तो इस साजिश से पर्दा उठेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। ज़रूर मदद करेंगे सर, पर बताइए तो सही कि इन्होंने किया क्या है? मर्डर अभिषेक राठौर का और उसकी पत्नी काजल राठौर पर कातिलाना हमला। वो सब इन्होंने किया? वो सब किया इन्होंने, लेकिन इनसे किसी ने करवाया है। ये दोनों एक बार हाथ लग जाएं, तब पता चलेगा कि इन दोनों से वो कांड असल में किसने करवाया। ये दो मोहरे किसके इशारे पर चाल चल रहे थे? मैंने बोला था कोई भी नहीं है। आखिरकार इन दो मोहरों की चाल गलत कहां पड़ गई और क्यों? नकाबपोश ये दो मोहरे किराए के हत्यारे असली हत्यारों का पर्दाफाश करने वाले थे। इस खतरनाक खूंखार खेल का खुलासा करने वाले थे जिसमें उनका महज इस्तेमाल किया गया था। इस केस के रिश्ते की अंधी गली जहां खत्म हुई, वहां पड़ा था भयंकर रूप से मारा गया पति और गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी। उनके इर्द गिर्द थी संदिग्ध व्यक्तियों की बढ़ती कतार जो एक रिश्ते की चिता पर अपने मतलब की रोटियां सेकने के लिए खड़े थे। इस फ्रैक्चर्ड रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लाए गए किराए के हत्यारे अब इस केस की वो चाबी बन गए थे जिससे इस साजिश के संदूक को खोला जा सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.